आज का हमारा जो लेसन है वो है उपसह संयोजी यौगिक। हम लोग आज चर्चा करेंगे उपसह संयोजी यौगिकों पर। उपसह संयोजी यौगिक कहते किसे हैं? सबसे पहले हम इसको जानते हैं। ऐसे यौगिक जिनमें जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है वो किसी अणु परमाणु या आयन के द्वारा उपसह संयोजी आबंध से जुड़ा होता है, उसी को बोलते हैं उपसह संयोजी यौगिक। जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु किसी अणु आयन या स्पीसीज के द्वारा, अणु आयन को हम लोग क्या बोल सकते हैं? स्पीसीज बोल सकते हैं। अणु आयन परमाणु को स्पीसीज बोलते हैं। जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु किसी अणु आयन या परमाणु के द्वारा जुड़ा हुआ होगा, किस आबंध द्वारा? उपसह संयोजी आबंध द्वारा जुड़ा हुआ होगा, उसको क्या बोलते हैं? उपसह संयोजी यौगिक कहा जाता है। अब उस उपसह संयोजी आबंध क्या होता है? उपसह संयोजी आबंध होता है जिस यौगिक में, जिस आबंध में इलेक्ट्रॉन युग्म केवल एक ही दिशा में जाता है, उसी आबंध को बोलते हैं उपसह संयोजी आबंध। यानी इलेक्ट्रॉन जो होता है वो जाएगा एक दिशा में, लेकिन किसके साथ जाएगा? युग्म के साथ जाएगा, जोड़े के साथ जाएगा, उसी को बोला जाता है उपसह संयोजी आबंध। उपसह संयोजी आबंध हो गया। अब हम लोग शुरुआत करते हैं किसकी? सबसे पहले उपसह संयोजी यौगिक को जानने से पहले हम लोग जानेंगे किसको? लवण को। लवण किसे कहते हैं इसको जानते हैं सबसे पहले हम लोग। जब अम्ल और क्षार की परस्पर उदासीनीकरण क्रिया कराई जाती है तो वहां पर लवण और जल का निर्माण होता है। अम्ल और क्षार के परस्पर उदासीनीकरण क्रिया से लवण और जल का निर्माण होता है। जैसे हम लोग कोई अम्ल ले लेते हैं HCl और कोई क्षारक ले लेते हैं NaOH। जब दोनों की क्रिया कराई जाएगी तो NaCl और H2O का निर्माण हो जाएगा। अतः यह बनने वाला पदार्थ क्या कहलाएगा? लवण कहलाएगा। जैसे आप कह रहे हैं अम्ल तथा क्षारक के परस्पर उदासीनीकरण क्रिया से लवण और जल का निर्माण होता है। एसिड रहेगा, बेस रहेगा, जब दोनों को अपकृत करेंगे तो बनेगा साल्ट और वाटर। यही जो बनता है NaCl, यही कहलाता है लवण। अब आती है बात द्वैत लवण की। वैसे तो लवण के प्रकार भी होते हैं, एक होता है अम्लीय लवण, दूसरा क्षारीय लवण, तीसरा द्वैत लवण, संकर लवण। ये लवण के प्रकार होते हैं। लवण 6 प्रकार के होते हैं, लेकिन हमारे पास क्या पढ़ना है? केवल लवण और द्वैत लवण को पढ़ना है। द्वैत लवण किसे कहते हैं? वे ठोस यौगिक जो जल में घोलने पर अपने घटक आयनों में वियोजित हो जाते हैं, द्वैत लवण कहलाते हैं। कोई ठोस यौगिक है, लवण है, जो वो जल में घोल दिया जाए तो क्या हो जाए? अपने आयन में वियोजित हो जाए। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग लेते हैं क्या? एक K2SO4 Al2SO4 into 24H2O, जिसको पोटास एलम या फिटकरी कहा जाता है। जब इसको जल में घोला जाएगा तो ये अपने आयनों में टूटेगा। इसके पास कौन कौन सा आयन है? K+, SO4 पर माइनस, Al पर क्या होगा? प्लस। ये Al प्लस चला गया, ये K प्लस चला गया और ये SO4 चला गया, यानी अपने घटक आयनों में टूट गया। इसी प्रकार के लवण को क्या बोलेंगे? द्वैत लवण कहा जाएगा। आगे बात आती है उपसह संयोजक यौगिक किसे कहते हैं? वे यौगिक जो जल अथवा अन्य विलायकों में घोलने पर, वे यौगिक जो जल अथवा अन्य विलायकों में घोलने पर अपने आयनों में वियोजित नहीं होते हैं, क्या कहलाते हैं? उपसह संयोजी यौगिक कहलाते हैं। यानी अपने घटकों में वियोजित नहीं होते हैं, उपसह संयोजी यौगिक कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए आपका कोई उपसह संयोजी यौगिक मिल गया है, क्या? FeCN का क्या हो जाएगा? FeCN का हो जाएगा थ्राइस, H2O का हो जाएगा थ्राइस। अब इसको जल में घोल दिया जाए तो ये जल में इसी तरह रहेगा, ये टूटने वाला नहीं है। इसी को बोला जाएगा उपसह संयोजी यौगिक। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल लिया गया है K4FeCN का हेक्सा। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपको आयन दिख रहा होगा, ये आयन क्या है? ये आयन आयनिक परिसर का है। उपसह संयोजी यौगिक में आयन जो होता हो, देखिए उपसह संयोजी यौगिक में हम लोग सबसे पहले उपसह संयोजी यौगिक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे Fe है, H2O का होल थ्राइस है और यहाँ पर NH3 दिया गया है। इस जिस जगह पर ये समूह है ब्रैकेट के अंदर, उसी को हम लोग बोलते हैं उपसह संयोजी परिसर। ये भाग क्या कहलाता है? उपसह संयोजी परिसर कहलाता है। इधर का भाग क्या कहलाएगा? इधर का भाग कहलाएगा धन आयनिक परिसर, और इधर का भाग यानी कि बाई साइड का भाग जो होता है, बाई तरफ का जो भाग होता है धन आयनिक परिसर होता है, और दाई तरफ का जो भाग होता है वो ऋण आयनिक परिसर होता है। और ये क्या है? संकुल परिसर है। ये उपसह संयोजी यौगिक हो गया है। अब ये देखिए, ये जल में टूटेगा नहीं, लेकिन आयनिक परिसर वाला भाग जल में टूट जाएगा।
तो हमको इससे तो मतलब है ना, आयनिक प्रेशर से क्या मतलब है। उपसह संयोजी यौगिक क्या होते हैं? उपसह संयोजी यौगिक वे यौगिक होते हैं जो जलीय तथा अन्य विलायकों में क्या होंगे, अपने घटक कणों में यानी आयनों में टूटेंगे नहीं, अपने अवयवों में टूटेंगे नहीं। अब यहाँ पर आपको मिला है K4Fe का हेक्सा। अब यहाँ पर ये देखिए, ये भाग नहीं वियोजित हो रहा है, लेकिन K4 अलग हो जा रहा है, यानी इसका वियोजन हो ही नहीं रहा है। अगर ये वियोजन होता तो ये उपसह संयोजी यौगिक नहीं होता। अब यहाँ पर देखिए, जैसे K4Fe का हेक्सा, ये भी उपसह संयोजी यौगिक है। ये भाग नहीं टूटेगा, लेकिन ये आयनिक भाग चला जाएगा, उसका नाम ही आयनिक भाग। जब आयनिक भाग है तो आयन में तो बदलेगा ही। यहाँ पर देखिए, ये ऋण आयनिक भाग का, ये ऋण आयन में जाएगा। यहाँ पर ये भी ऋण आयनिक भाग का है, ये ऋण आयन में जाएगा। यानी ये संकुल भाग नहीं वियोजित हो रहा है, लेकिन आयनिक भाग का वियोजन हो जा रहा है। इस प्रकार के यौगिक को हम लोग क्या बोलते हैं, उपसह संयोजी यौगिक कहा जाता है। अब उपसह संयोजी यौगिक का वर्गीकरण होगा। उपसह संयोजी यौगिक कितने प्रकार के होते हैं? तो आवेश के आधार पर उपसह संयोजी यौगिक 3 प्रकार के होते हैं। आवेश के आधार पर उपसह संयोजी यौगिक आपको 3 प्रकार के मिलेंगे। पहला क्या होता है, उदासीन। दूसरा होता है धन आवेशित। तीसरा होता है ऋण आवेशित। इसको अच्छे से समझिएगा, इस पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपको जब नामकरण करना होगा उपसह संयोजी यौगिकों का, तो यहाँ से आपको समझ के चलना पड़ेगा। इनमें सब में मान लीजिए उदासीन का और धनायन का नामकरण करने का तरीका एक तरीके का होगा, लेकिन ऋण आवेशित में थोड़ा सा चेंजिंग आएगी। जब आप पहचान नहीं पाओगे कौन उदासीन है, कौन धन आयनिक है, कौन ऋण आयनिक है, तब आप नाम भी करने में कंफ्यूजन में रहोगे। तो आपका कंफ्यूजन ना रहे, यहाँ समझ लेंगे तो कंफ्यूजन दूर रहेगी। अब यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, उदासीन संकुल। जिस संकुल परिसर पर कोई चार्ज नहीं होता है उसको उदासीन संकुल कहा जाता है, या उसके आयनिक परिसर में न तो धनायन हो न तो ऋणायन हो। दूसरी शर्त क्या है, इसके परिसर पर, संकुल परिसर पर क्या होना चाहिए, कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। इस प्रकार के संकुल को हम लोग उदासीन संकुल कहते हैं। धन आवेशित संकुल में क्या होता है, संकुल परिसर पर कौन सा चार्ज आएगा, धन आवेश आएगा। अगर धन आवेश है संकुल परिसर पर तो क्या होगा, जैसे आपका है FeH2O का थ्राइस और NH3 का थ्राइस, यहाँ पर क्या है, कोई चार्ज नहीं है, तो ये क्या है, ऋण आवेशित है। लेकिन अगर इसी पे प्लस चार्ज आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, धन आवेशित हो जाएगा। अब प्लस चार्ज आने की कहानी क्या है, या तो प्लस चार्ज रहे या फिर क्या हो जाए, उसके आयनिक परिसर में क्या हो जाए, ऋण आवेश हो जाए। अगर आयनिक परिसर में ऋण आवेश है तो संकुल परिसर पर धन आवेश आ जाएगा। अगर आयनिक परिसर में ऋण आवेश है तो संकुल परिसर पर धन आवेश आ जाएगा। और जब संकुल परिसर पर धन आवेश आएगा तो इस प्रकार के संकुल को हम लोग क्या बोलते हैं, धन आवेशी संकुल। जैसे यहाँ देखिए, आयनिक परिसर में क्या है, सल्फेट है, ऋण आयन है, तो यहाँ पर संकुल परिसर पर क्या आएगा, धन आवेश आएगा। यहाँ पर आयनिक परिसर में क्या है, Cl है, ऋण आयन है, तो यहाँ संकुल परिसर पर क्या आएगा, धन आयन आएगा। अतः ये दोनों कैसे हो जाएंगे यौगिक, ये हो जाएंगे धन आवेशित उपसह संयोजी यौगिक। बात आती है तीसरे की, ऋण आवेशित की। ऋण आवेशित में हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो संकुल परिसर पर ऋण आयन हो, भाई तब ऋण आवेशित संकुल है, या फिर क्या हो, उसके आयनिक परिसर में धन आयन हो, संकुल परिसर पर ऋण आयन हो। जैसे Fe हो जाए, HCN का क्या हो जाए, थ्राइस, और H2O का क्या हो जाए, थ्राइस, और यहाँ पर क्या कर दिया जाए, यहाँ पर कर दिया जाए माइनस। और जब ये माइनस आ जाएगा तो ये कैसा हो जाएगा, संकुल परिसर पर माइनस चार्ज आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ऋण आवेश। लेकिन अगर संकुल परिसर पर ऋण आवेश ना हो तब क्या हो, तब उसके आयनिक परिसर में क्या होना चाहिए, धन आवेश होना चाहिए। अगर धन आवेश है आयनिक परिसर में तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऋण आवेशी संकुल। ये क्या हो गया, उपसह संयोजी यौगिकों के प्रकार की कहानी हो गई। कितने प्रकार के हो गए, 3 प्रकार के, उदासीन, धन आवेशित और ऋण आवेशित। उदासीन संकुल जिसे किसे कहते हैं, जिस संकुल पर कोई चार्ज नहीं होता है उसे उदासीन संकुल कहते हैं। धन आवेशित संकुल किसे कहते हैं, जिस संकुल पर धन आवेश हो अथवा उसके आयनिक परिसर में ऋण आवेश हो उसको धन आवेशी संकुल कहते हैं। जिस संकुल पर ऋण आवेश हो अथवा उसके आयनिक परिसर में धन आवेश हो उसको ऋण आवेशी संकुल कहा जाता है। आगे आता है लिगेंड। लिगेंड कहते किसे हैं, जैसे आपका एक मान लीजिए केंद्रीय धातु परमाणु है Fe और ये है H2O का हेक्सा। इसमें होता क्या है, H2O के पास लोन पेयर है, H2O अपने लोन पेयर को किसको देता है, Fe को देता है। जो ये H2O है ये अपने लोन पेयर को Fe को देता है। अब ये लोन पेयर दे करके क्या बना लेता है, उपसह संयोजी आबंध बना लेता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन युग्म देता है। अब ये
उपसह संयोजी यौगिकों में जो समूह क्या देते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं और उपसह संयोजी आबंध का निर्माण करते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, लिगेंड कहते हैं। यानी कि यहाँ पर लिगेंड कौन है, H2O है, क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन युग्म दाता है, इलेक्ट्रॉन युग्म दाता है। इलेक्ट्रॉन युग्म दाता को क्या बोला जाएगा, इलेक्ट्रॉन युग्म दाता को लिगेंड बोला जाएगा। और ये क्या है, ये Fe क्या है, ये इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही है, ये इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही है। ये क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु है, इसको एक केंद्रीय धातु परमाणु कहा जाएगा। और जो इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं वो क्या कहलाते हैं, लिगेंड कहलाते हैं। और इलेक्ट्रॉन युग्म दाता, अच्छे बताइए लिगेंड किस स्वभाव के होते हैं, अम्लीय कि क्षारीय, इनको क्या बोला जाता है, इनको हम लोग लुईस अम्ल कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि लुईस क्षार कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं और जो समूह इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं उनको लुईस क्षार कहते हैं, और जो ये समूह इलेक्ट्रॉन युग्म लेते हैं उन्हें लुईस अम्ल कहते हैं। जैसे यहाँ पर केंद्रीय धातु परमाणु जो भी होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होती है, अतः यह केंद्रीय धातु परमाणु क्या किसकी तरह कार्य करेगी, ये लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करेगी। लेकिन यहाँ पर लिगेंड क्या है, लिगेंड इलेक्ट्रॉन युग्म दाता है, अतः यह लुईस क्षार की तरह व्यवहार करता है। तो दिमाग में बिठाए रहो कि केंद्रीय धातु परमाणु क्या होते हैं, लुईस अम्ल, और लिगेंड क्या होते हैं, लुईस क्षार होते हैं। क्यों लुईस क्षार होते हैं, क्योंकि ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देते हैं। और ये क्यों लुईस अम्ल है, क्योंकि ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन लेता है। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देने वाला क्या कहलाता है, लिगेंड कहलाता है। कह रहा है वे परमाणु और अथवा आयन जो उपसह संयोजक यौगिकों को क्या उपसह संयोजक यौगिकों को मतलब नहीं, यहाँ पर रहेगा क्या, केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, लिगेंड कहते हैं। ये देखिए जैसे इसमें क्या है, ये केंद्रीय धातु परमाणु है, ये लिगेंड हो जाएगा, ये लोन पेयर देगा, ये लोन पेयर देगा, ये लोन पेयर देगा, लोन पेयर दे करके क्या बना लेगा, उपसह संयोजी आबंध का। आगे लिगेंड का वर्गीकरण, लिगेंड का प्रकार, लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे चार्ज यानी आवेश क्या है। आवेश के आधार पर लिगेंड का वर्गीकरण करना है हमको। तो आवेश के आधार पर लिगेंड जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। आवेश के आधार पर लिगेंड 3 प्रकार के होते हैं। पहला लिगेंड होता है उदासीन, ऐसा समूह जो लोन पे इलेक्ट्रॉन दे लेकिन उस पर कोई चार्ज ना हो, यानी जिस लिगेंड पर कोई आवेश नहीं होता है उसको उदासीन लिगेंड कहा जाता है। जैसे H2O हो गया, NH3 हो गया, पिरिडीन हो गया, कार्बोनिल हो गया, ये सब कैसे लिगेंड होते हैं, ये सब उदासीन लिगेंड होते हैं। EN भी होगा, एथिलीन डाइएथिलीन, इन पर कोई चार्ज नहीं है, ये कैसा लिगेंड है, ये उदासीन लिगेंड है। दूसरा क्या आता है, धन आवेशित लिगेंड, जिस लिगेंड पर धन आवेश होता है उसको धन आवेशित लिगेंड कहा जाता है। इनको दुर्लभ लिगेंड भी कहते हैं क्योंकि इनकी संख्या बहुत कम होती है। जैसे आपका देखिए NH4 पर प्लस अमोनियम आयन, ये है हाइड्रोनियम, ये NO2 पर प्लस है नाइट्रोसोनियम, ठीक है, नाइट्रोनियम नाइट्रोसोनियम NO पर प्लस भी होता है, नाइट्रोसोनियम और नाइट्रोनियम दोनों धन आवेशित होते हैं। आगे कहानी आती है ऋण आवेशित लिगेंड की, ऐसे लिगेंड जिनके ऊपर क्या होता है, माइनस चार्ज होता है। जिस लिगेंड पर माइनस चार्ज होता है उसको क्या बोलते हैं, ऋण आवेशित लिगेंड कहा जाता है। Cl माइनस ऋण आवेशित लिगेंड, Br माइनस ऋण आवेशित लिगेंड, OH माइनस ऋण आवेशित लिगेंड, Cl माइनस ऋण आवेशित लिगेंड, ऑक्सीडेट माइनस यानी कि ऑक्सीडेट आयन जो होता है C2O4 पर डबल माइनस, ये क्या हो जाएगा, ऋण आवेशित लिगेंड। सल्फेट आयन जो होगा वो ऋण आवेशित लिगेंड होगा। इनके सबके ऊपर क्या है, ऋण आवेश है। तो लिगेंड जो होते हैं वो आवेश के आधार पर कितने प्रकार के होंगे, 3 प्रकार के होंगे। पहला होगा उदासीन, दूसरा होता है धन आवेश, तीसरा होता है ऋण आवेश। जिस लिगेंड पर कोई चार्ज नहीं है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग कहते हैं उदासीन। और जिस लिगेंड पर धन आवेश होता है उसको धन आवेशित लिगेंड कहते हैं, और जिस लिगेंड पर ऋण आवेश होता है उसको ऋण आवेशित लिगेंड कहते हैं। धन आवेशित लिगेंड को हम लोग क्या कहते हैं, धन आवेशित लिगेंड को दुर्लभ लिगेंड भी कहा जाता है क्योंकि इनकी संख्या बहुत कम होती है। अब आता है संयोजकता के आधार पर लिगेंड, संयोजकता के आधार पर लिगेंड, संयोजकता के आधार पर लिगेंड सबसे पहले हम जानेंगे एक दंती लिगेंड। एक दंती लिगेंड किसे कहते हैं, ऐसे लिगेंड जिनके पास एक लोन पेयर दाता परमाणु उपस्थित होता है उसको क्या बोलते हैं, एक दंती लिगेंड कहते हैं। ये लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु के साथ एक उपसह संयोजी आबंध का निर्माण करते हैं।
एक दंती लिगेंड किसे कहते हैं? फिर से ध्यान दे लो, वे लिगेंड जिनके पास एक लोन पेयर दाता परमाणु उपस्थित होता है एक दंती लिगेंड कहलाता है। ये केंद्रीय धातु परमाणु के साथ क्या करते हैं? केवल एक उपसह संयोजी आबंध का निर्माण करते हैं। यहाँ पर देखिए Cl माइनस क्या है? एक दंती लिगेंड है। Br माइनस एक दंती लिगेंड है। Cn माइनस एक दंती लिगेंड है। NH3 एक दंती लिगेंड है। H2O एक दंती लिगेंड है। OH माइनस एक दंती लिगेंड है। ये लोग क्या कर रहे हैं? ये केवल एक लोन पे इलेक्ट्रॉन किसको दे रहे हैं? केंद्रीय धातु परमाणु को। अतः यह क्या हो जाएगा? एक दंती लिगेंड हो जाएगा। द्विदंती लिगेंड ऐसे लिगेंड जिनके पश्चात दो दाता परमाणु यानी दो इलेक्ट्रॉनिक दाता परमाणु उपस्थित होते हैं उनको द्विदंती लिगेंड कहते हैं। जैसे आप लोग देखिए ये क्या है? ये ऑक्सीलेट आयन है। ये क्या है? ये ऑक्सीलेट आयन है। और ऑक्सीलेट आयन के पास कितने दाता परमाणु उपस्थित हैं? लोन पेयर दाता परमाणु उपस्थित है। एक लोन पेयर दाता परमाणु ये है, एक लोन पेयर दाता परमाणु ये है। ये दोनों लोन पेयर दाता परमाणु ये क्या करेंगे? ये लिगेंड के साथ ये केंद्रीय धातु परमाणु के साथ कितने आबंध का निर्माण करेंगे? दो उपसह संयोजी आबंध का निर्माण करेंगे। और जब ये दो उपसह संयोजी आबंध का निर्माण करेंगे तो इनको क्या बोलेंगे? द्विदंती लिगेंड। ये क्या है? एथिलीन डायमीन, एथिलीन डायमीन, एथिलीन डायमीन, डायएथिलीन ट्रायमीन। ठीक है, ऐसे ऐसे आएंगे यौगिक। एथिलीन डायमीन जो होता है क्या होता है? ये द्विदंती लिगेंड होता है। एथिलीन डायमीन में दो दाता परमाणु उपस्थित होते हैं इसीलिए इसको द्विदंती लिगेंड कहा जाता है। इसके बाद आता है बहुदंती लिगेंड। बहुदंती लिगेंड में भी हमको क्या मिलेगा? बहुदंती लिगेंड में हमको मिलेगा त्रिदंती, ठीक है, चतुर्दंती, पंचदंती, षडदंती, ये सब लिगेंड आते हैं। जैसे द्विदंती लिगेंड क्या है? CH2 CH2 NH2 NH2। यहाँ पर आप लोग देखिए द्विदाता परमाणु उपस्थित है, एक ये है और एक ये है। तो ये क्या करेगा? द्विदंती लिगेंड कहलाएगा। अब तीन दंती लिगेंड में देखो NH2 NH CH2 CH2 NH2 CH2 CH2 NH2। यहाँ पर इनके पास क्या है? इनके पास तीन लोन पेयर दाता परमाणु है। इनको क्या बोलेंगे? इनको त्रिदंती लिगेंड बोलेंगे। इनका नाम क्या है? डायएथिलीन ट्रायमीन। डायएथिलीन ट्रायमीन कैसा लिगेंड है? ये त्रिदंती लिगेंड है, चतुर्दंती लिगेंड। जिनके पास क्या होगा भाई? तीन लोन पेयर दाता परमाणु तो त्रिदंती, और चार लोन पेयर दाता परमाणु तो हो जाएंगे चतुर्दंती। जैसे CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH2 CH2 CH2 NH2। इसके पास देखिए कितने लोन पेयर दाता परमाणु उपस्थित है? 1 2 3 4 चार लोन पेयर दाता परमाणु उपस्थित है। ये क्या हो जाएगा? चतुर्दंती हो जाएगा। इसका नाम क्या होगा? एथिलीन एथिलीन एथिलीन। कितना एथिलीन? 3 एथिलीन। तो ट्राई एथिलीन और एमीन कितना है? 1 2 3 4 एमीन समूह है। तो इसको क्या बोलेंगे? ट्राई एथिलीन और टेट्रा एमीन। ये कैसा लिगेंड है? चतुर्दंती लिगेंड है। पंचदंती लिगेंड और षडदंती लिगेंड इसमें होता है EDTA पर 4 ट्रिपल -4 और EDTA पर क्या होगा? 4 टाइम -4 होगा। ये क्या होता है? पंचदंती। और ये क्या होता है? षडदंती। इसको देखिए आप लोग कैसे? CH3 CH2 एक दंतु। H2O कैसा लिगेंड है? एक दंतु। Br2 कैसा लिगेंड है? एक दंतु। इसकी कितनी संख्या है? 2। इसकी संख्या कितनी है? 2। इसकी संख्या कितनी है? 2। कितना हो जाएगा? 6। इसकी समान संख्या कितनी आई? 6। यहाँ पर ध्यान देना है जैसे H2O NH3 Cl2 Br। इसमें ये क्या है? अच्छा तो ये अब इसमें पहचान कर लिगेंड कितने हैं? एक लिगेंड ये हो गया, एक लिगेंड ये हो गया, एक लिगेंड ये हो गया। ये लिगेंड नहीं है, ये लिगेंड नहीं है। ये क्या है? ये आयनिक प्रेशर का ऋण आयन है। इसको समझ में ये क्या आबंध बनाएगा? ये तो नहीं आबंध बनाएगा। जब ये आबंध नहीं बनाएगा तो इसके लिए हम क्या क्यों ले आके जोड़े इसमें? तो यहाँ देखिए H2O कैसा है? एक दंतु लिगेंड है। कितना H2O है? तो 3 हो जाएगा। NH3 कैसा है? एक दंतु लिगेंड है। कितना है? 1। तो एक आबंध बनाएगा।
Cl2 कैसा है, एक तंतु लिगेंड है, कितना Cl है 2, तो कितना बना लेगा 2 बना लेगा, इसकी समन्वय संख्या कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। नहीं तो इसको भी जोड़ना है भैया, अभी Br तो रखा गया था, तो Br की समन्वय संख्या यहाँ पर 2 जोड़ देते रखे थे, ये आयनिक परिसर में है, ये उपसहसंयोजी आबंध का निर्माण नहीं करेगा, इसके समन्वय संख्या निकालना होगा। इतना आयनिक परिसर के जो भी परमाणु होंगे उनके वो उपसहसंयोजी आबंध में लोन पेयर नहीं देते हैं, वो केवल आयन को संतुष्ट करते हैं, इसीलिए उनको हम लोग समन्वय संख्या में जोड़ते नहीं है। आगे बात क्या आती है, केंद्रीय धातु की ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीकरण संख्या होती क्या है, ऑक्सीकरण संख्या एक गणितीय मान है जो संकुल आयन या अणु के केंद्रीय धातु परमाणु पर विद्युत आवेश को निरूपित करती है, ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। किसी संकुल आवेश पर, किसी संकुल आयन पर, किसी संकुल पर जो ऑक्सीकरण संख्या होगी वो क्या दर्शाती है कि जो केंद्रीय धातु परमाणु है वो उसकी आवेश की संख्या है। किसी संकुल की ऑक्सीकरण संख्या यह दर्शाती है कि केंद्रीय धातु परमाणु पर वो आवेश की संख्या है। जैसे यहाँ पर हम लोग यहाँ कह दिया गया कि Fe की ऑक्सीकरण संख्या, यहाँ आपको मिला है FeCN का हेक्सा डबल 4 की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए। अब Fe की ऑक्सीकरण संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान दो, Fe का मानेंगे X प्लस, अब बराबर इसका क्या होगा, Cn का क्या होगा, Cn की 1 होगी, और कितना Cn है जिसका निकालना होता है उसको X मानते हैं। अब Cn की क्या होगी, Cn की -1 होगी, कितना Cn है 6 Cn है, तो X प्लस 1, उसके बाद क्या हो जाएगा 6 - 1 बराबर। अब यहाँ देखो जो ऑक्सीकरण संख्याओं का योग बराबर 0 होता है अगर कोई आवेश नहीं है तब, अगर यहाँ 0 आवेश है तो 0 होगा, यहाँ पर 2 है +2 है तो यहाँ +2 होगा, यहाँ पर +3 है तो यहाँ +3 होगा, यहाँ पर +5 है तो यहाँ +5 होगा, यहाँ -2 है तो यहाँ -2 होता, यहाँ पर -3 होता तो यहाँ -3 होता, लेकिन यहाँ पर हमारे पास है क्या, यहाँ पर हमारे पास है -4, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा बराबर -4, तो x - 6 बराबर -4, तो x बराबर क्या हो जाएगा +6 - 4, x बराबर हो जाएगा +2। यहाँ पर Fe की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ जाएगी, +2 आ जाएगी। इसमें निकालना हम लोगों को, अब इसको चाहे 2 तरीका, चाहे तोड़ के निकाल लो चाहे वैसे निकाल लो, चाहे तोड़ के निकालोगे चाहे वैसे निकालोगे, तो तोड़ पहले हम लोग वैसे निकालते हैं, X Cu की निकालना है, X NH3 क्या है, NH3 उदासीन लिगेंड है, उदासीन लिगेंड की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है 0 होती है, तो X प्लस ये अगर NH3 का 0 तो 4 बार NH3 है, 4 NH3 का 0, यानी मतलब इस समूह का क्या हो जाएगा 0 + -2 बराबर 0, तो X -2 बराबर क्या हो गया 0, तो X बराबर क्या हो जाएगा +2, यानी Cu की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ गई +2 आ गई। और ऐसे अगर तोड़ के देखना हो तो तोड़ के देखो, इसे Cu है, Cu NH3 का क्या है टेट्रा है, और SO4 पर SO4 है, इसको तोड़ लो, Cu NH3 का टेट्रा SO4 पर डबल माइनस, तो इस पर क्या हो जाएगा डबल प्लस हो जाएगा, और जब डबल प्लस हो जाएगा तो इसी की ऑक्सीकरण संख्या को दर्शा देगा। ये हो गया। यहाँ पर देखिए K3Fe2O4 का टेट्रा, इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे, Fe की निकालनी है, K की क्या होती है क्षार धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है सदैव +1 होती है, तो यहाँ क्या होगा +3 हो जाएगा, प्लस X हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा प्लस कितनी बार ऑक्सीलेट है 3 बार है, तो 3 ऑक्सीलेट की ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीलेट में -4 कितना होता है 2 माइनस होता है, यहाँ हो जाएगा -2 बराबर 0, +3 प्लस X -6 बराबर 0, तो X बराबर क्या हो जाएगा +6 - 3, X बराबर हो जाएगा +3, ये इसकी ऑक्सीकरण संख्या आ गई। ऑक्सीकरण संख्या निकालने का तरीका हो गया, तो आप लोग ऑक्सीकरण संख्या को निकाल सकते हैं। ऑक्सीकरण संख्या वह होती है जो केंद्रीय धातु परमाणु पर आवेश की संख्या को निरूपित करती है। अब बात आती है समरूप लिगेंड और असमरूप लिगेंड। समरूप लिगेंड किसे कहते हैं, जैसे आप लोग ध्यान दीजिए, समरूप लिगेंड संकुल और असमरूप लिगेंड संकुल किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, यानी NiH2O का क्या है हेक्सा है, और यहाँ पर आप लोग क्या ले लिए Cu NH3 का थ्राइस और H2O का थ्राइस।
अब जिस संकुल में समान प्रकार के लिगेंड होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग? उनको समरूप लिगेंड संकुल बोलते हैं। जिस संकुल में समान प्रकार के लिगेंड होते हैं उनको समरूप लिगेंड संकुल कहा जाता है। जैसे आप लोग देखिए, इसमें संकुल में H2O केवल एक ही प्रकार का लिगेंड है, अतः इस प्रकार के संकुल को हम लोग क्या बोलते हैं? समरूप लिगेंड संकुल बोलते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर NH3 भी है और H2O है। यहाँ पर दो प्रकार का लिगेंड हो जाएगा, असमरूप लिगेंड कहलाएगा। ये क्या होता है? होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स होता है और हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स होता है। इसको जान लो, इसमें समान प्रकार का लिगेंड होगा, एक ही प्रकार का लिगेंड होगा, वो क्या होगा? समरूप होगा। और इसमें एक से अधिक प्रकार के लिगेंड हो जाएंगे, वो क्या कहलाएंगे? तो का टॉपिक है क्या? उपसाथ संयोजी यौगिकों का नामकरण। उपसाथ संयोजी यौगिकों का नामकरण करने का तरीका क्या होता है? सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं उदासीन संकुल का नामकरण। उदासीन संकुल का नामकरण कैसे किया जाता है? तो उदासीन संकुल का नामकरण करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं। लिगेंड के नाम के साथ साथ क्या आता है? केंद्रीय धातु परमाणु का नाम आता है। उसके बाद क्या आता है? केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या रोमन में लिखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई यौगिक है Fe, उसके बाद क्या हो गया? H2O का हो गया हेक्सा। अब इसका क्या करना है? नामकरण करना है। तो सबसे पहले पहचानो ये संकुल कैसा है, ये उपसाथ संयोजी यौगिक है कैसा? ये उपसाथ संयोजी यौगिक हमारा उदासीन है। कैसे जाने उदासीन है? उदासीन संकुल की पहचान का तरीका, या तो उस पर कोई आवेश ना हो या उसके आयनिक परिसर में कोई समूह ना हो। अब यहाँ दोनों चीजें हैं, इस पर कोई आवेश नहीं है और इसके आयनिक परिसर में कोई समूह नहीं है, अतः यह क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। इसका नामकरण करने का तरीका क्या होगा? नामकरण करने का तरीका होगा हेक्सा एक्वा। क्या होगा? हेक्सा एक्वा। और उसके साथ क्या हो जाएगा? लिगेंड का नाम हो गया हेक्सा एक्वा। भाई हेक्सा क्या है? हेक्सा है संख्या सूचक शब्द कि कितनी संख्या में है। 6 की संख्या में है तो हेक्सा लगेगा। अब उसके बाद H2O लिगेंड है, लिगेंड H2O क्या है? एक्वा है। हेक्सा एक्वा लिगेंड का नाम हो गया। केंद्रीय धातु परमाणु का क्या नाम हो जाएगा? फेरम। और उसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या, यहाँ इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होगी तो इसकी भी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? हेक्सा एक्वा, हेक्सा एक्वा फेरम, हेक्सा एक्वा फेरम सेकंड 0 हो जाएगा। जैसे ये है NiCO का 4, अब ये 4 टाइम आया है CO, तो क्या लगाओगे संख्या सूचक शब्द? टेट्रा लगाओगे। क्या होगा? टेट्रा। और CO क्या है? कार्बोनिल है। उसके साथ क्या आएगा? निकिल आएगा। निकिल केंद्रीय धातु परमाणु है। ये उदासीन लिगेंड है और उदासीन लिगेंड होने के नाते इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो उदासीन उपसाथ संयोजी यौगिकों के नामकरण का तरीका आपने सीखा। अब हम लोग आते हैं किसका किसका? धन आवेशित और ऋण आवेशित संकुल का नामकरण। इनका नियम क्या होता है? धन आवेशित जो संकुल होता है उसका नामकरण उदासीन संकुल के समान ही किया जाता है, लेकिन ऋण आवेशित के लिए थोड़ा सा रूल्स अलग होता है। अब पहली बात तो आती है धन आवेशित संकुल की पहचान कैसे होगी? कैसे पहचानोगे कि यह धन आवेशित संकुल है? तो उसके लिए हमको ये देखना पड़ेगा, क्या संकुल परिसर पर कोई आवेश है? क्या संकुल परिसर पर कोई आवेश है? हाँ, अगर संकुल परिसर पर आवेश है तो हम लोग क्या करेंगे? तो हम लोग देखेंगे कि कौन सा आवेश है। अब यहाँ संकुल परिसर पर कौन सा आवेश है? संकुल परिसर पर +2 का आवेश है। और जब +2 का आवेश है तो ये कैसा संकुल हो गया? ये धन आवेशित संकुल हो गया। जब धन आवेशित संकुल हो गया तो हम लोग ध्यान देंगे कि उसका नामकरण का तरीका क्या होगा। तो सबसे पहले किसका नाम लिखा जाएगा? लिगेंड का नाम लिखा जाएगा, फिर केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखा जाएगा, उसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या का नाम लिखा जाएगा, ऑक्सीकरण संख्या लिखी जाएगी और ऑक्सीकरण संख्या लिख के क्या लिखा जाएगा? अगर ऋणायन है तो ऋणायन लिखा जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो ऋणायन है नहीं, तो यहाँ पर ऋणायन नहीं लिखा का नाम ही नहीं, तो ऋणायन लिखने का तरीका जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले देखेंगे लिगेंड क्या है। लिगेंड है H2O, H2O को बोलते हैं एक्वा। ये हो जाएगा क्या? हेक्सा एक्वा हो जाएगा। और हेक्सा एक्वा के साथ क्या होगा? ये होगा फेरम। और इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी? H2O की है 0, तो इसकी देखा जाएगा इस पर कितना चार्ज है, ये +2 चार्ज है। ये हो जाएगी क्या? हेक्सा एक्वा फेरम। कितना? सेकंड हो जाएगा। अच्छा, ये चीज तो हो गई कब? जब इस पर कोई आवे। अब ये सेकंड क्या? सेकंड आयन हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज है तो आयन लिखेंगे। आगे कहानी, आगे बात क्या आती है कि अगर हमारा संकुल कोई ऐसा हो जिस पर PtH2O का थ्राइस
Cl3 और यहाँ पर क्या हो जाए Cl2 हो जाए। अगर हमारे कोई संकुल ऐसा है जिसके आयनिक परिसर में ऋण आयन है तो कैसे उसका नामकरण कैसे करेंगे? तो हम लोग देखेंगे कि ये ऋण आयन है तो ये संकुल तो हमारा धनायन होगा ही, और धनायन होगा तो उसका तरीका क्या होगा? सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखा जाएगा। लिगेंड का नाम लिखने का तरीका क्या होता है? जैसे H2O है एक्वा है और Cl है क्लोराइडो है, तो हम लोग ये ढूंढेंगे कि पहले एक्वा आएगा कि पहले क्लोराइडो आएगा। तो अल्फाबेट के क्रम में चलने पर कौन सबसे पहले आता है? अल्फाबेट के क्रम में चलने पर ए सबसे पहले आएगा एक्वा, और सी क्या होगा? बाद में आएगा। तो क्या होगा? क्लोराइडो। तो पहले एक्वा को लिखेंगे फिर क्लोराइडो को लिखेंगे। तो यहाँ क्या होगा? ट्राई एक्वा, फिर क्या होगा? ट्राई क्लोराइडो, फिर क्या होगा? प्लेटिनम। उसके बाद इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी आएगी? इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालने पर आ जाएगा 5। तो यह हो जाएगा हेक्स टेट्रा एक्वा, टेट्रा एक्वा, टेट्रा क्लोराइडो, टेट्रा क्लोराइडो। उसके बाद क्या होगा? ऑक्सीकरण संख्या निकाला जाएगा। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या मान लीजिए x है, इसकी हो गई 0, इसकी क्या हो गई? +3 - 2 बराबर +2। अगर इसको तोड़ेंगे इसमें +2 चार्ज आ जाएगा ना, इसको छोड़ दो यहीं पर, +2 हो जाएगा। तो x - 3 बराबर +2, तो x बराबर क्या हो जाएगा? +5 हो जाएगा। यहाँ हम लोग लिखेंगे 5, और क्या होगा? ये देखिए लिगेंड है तो क्लोराइडो या क्लोरो, और अगर वो ऋणायन है तो हो जाएगा क्या? क्लोराइड हो जाएगा। ये ऋणायन है तो क्लोराइड हो जाएगा। तरीका ये है इसका। अब मान लीजिए कोई दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। जैसे आपका क्या हो गया? Fe हो गया, H2O हो गया, उसके बाद Cl हो गया, Br हो गया। इसके बाद आप लोगों का क्या हो गया? इसके बाद आप लोग ले लीजिए आई ले लीजिए। यहां पर अब आप लोग यहां पर हो जाएगा आपका क्या? यहां पर भी हो जाएगा Cl। अब इसका नामकरण करना है। ये आपका यौगिक हो गया, इसका नामकरण करिए। ये पहचानिए कि कैसा संकुल है ये संकुल हमारा धन आयनिक है। धन आयनिक संकुल क्यों है? क्योंकि इसकी आयनिक परिसर पर धनायन है, और इसके इसके संकुल परिसर पर धनायन है, और इसके आयनिक परिसर में क्या है? ऋण आयन है। तो इसका नाम क्या होगा? पहले लिगेंड की पहचान करो। एक्वा, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आयोडाइडो। तो सबसे पहले किसका नाम लिखा जाएगा? एक्वा का, फिर लिखा जाएगा ब्रोमाइडो का, फिर लिखा जाएगा क्लोराइडो का, फिर लिखा जाएगा आयोडाइडो का। तो यहाँ क्या होगा? एक्वा, ब्रोमो, क्लोरो, आयोडाइडो, फिर क्या होगा? फेरम। इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? 1 2 3 4। इसकी ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी 4। उसके बाद हो जाएगा क्लोराइड। तो ये हो गया धनायनिक संकुल का नामकरण करने का तरीका। आगे बात आती है किसकी? ऋण आवेशी संकुल के नामकरण की। ऋण आवेशी संकुल के नामकरण की विधि क्या होती है? किस तरीके से हम लोग ऋण आवेशी संकुल का नामकरण करते हैं? तो ऋण आवेशी संकुल की पहचान पहले करते हैं। ऋण आवेशी संकुल की पहचान क्या होती है? अगर किसी संकुल के परिसर में, आयनिक परिसर में क्या है? अगर किसी संकुल के आयनिक परिसर में धन आयन है तो संकुल क्या होता है? वो संकुल हमारा ऋण आयनिक होता है। अगर किसी संकुल के आयनिक परिसर में धन आयन है तो हमारा संकुल क्या है? ऋण आयनिक है। जैसे यहाँ पर देखिए इसके आयनिक परिसर में क्या है? पोटेशियम है। पोटेशियम धन आयन है तो संकुल पर क्या होगा? ऋण आयन होगा। तो ऋण आयन संकुल के नामकरण का तरीका क्या होता है? ऋण आयन संकुल के नामकरण का तरीका ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या क्या लिखा जाएगा? सबसे पहले धनायन का नाम लिखा जाएगा, फिर क्या लिखा जाएगा? फिर लिगेंड का नाम लिखा जाएगा, फिर केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखा जाएगा, और केंद्रीय धातु परमाणु के साथ अनुलग्न के रूप में 8 शब्द जोड़ देते हैं। फिर उसके बाद उसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखी जाती है। ये तरीका होता है। लेकिन एक चीज और ध्यान देना है, यहाँ ध्यान दिखा देना है कि जो आपका धनायन होगा, धनायन की संख्या सूचक शब्द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। मतलब पोटेशियम चाहे 1 हो, 2 हो, 5 हो, 10 हो, उसको केवल पोटेशियम लिखेंगे और उसके सामने संख्या सूचक शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। मतलब क्या है? यहाँ टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखा जाएगा, केवल पोटेशियम लिखा जाएगा। पोटेशियम क्या? पोटेशियम। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा? स्पेस होगा। पोटेशियम हेक्सा, हेक्सा के साथ क्या होगा? साइनो।
पोटेशियम हेक्सासाइनो, चाहे साइनो लिख दो चाहे साइनाइडो लिख दो, पोटेशियम हेक्सासाइनो साइनाइडो फेरेट। देखो फेरम है, इसके साथ अनर लगाएंगे 8, तो नाम क्या हो जाएगा इसका? इसका नाम हो जाएगा फेरेट, पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट। इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? तो आपने देखा कि जो 3 ऋण आवेश बने, ऋण आयन बने, वो क्या किए? प्राथमिक संयोजकता को व्यक्त किया। अभी आप इसीलिए बताया कि प्राथमिक संयोजकता किसके द्वारा पूरी होती है? केवल ऋण आयन द्वारा पूरी होती है। आगे चर्चा हम लोग करते हैं किस पर, इसकी संरचना हम लोग अभी बना के देखे। कह रहा जल में घोलने पर प्राथमिक संयोजकताएं क्या होती है? आयनित हो जाती हैं। अब इसके पास देखिए कितने है द्वितीय संयोजकता के अणु? 3 4 5 6। इसके पास कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। इसके बाद मान लीजिए 6 है, लेकिन हमने जो एग्जाम्पल लिया था उसमें 3 था, तो 3 जो है प्राथमिक संयोजकता को व्यक्त किया था, और जो 6 थे वो क्या किए थे? द्वितीय संयोजकता को व्यक्त किए थे। बर्नर सिद्धांत की क्या है? सीमाएं हैं। बर्नर सिद्धांत किन किन चीजों को समझाने में असफल रहा, उसकी सीमा क्या होती है? बर्नर का सिद्धांत किसे कहते हैं? बर्नर सिद्धांत की सीमा क्या होती है? बर्नर का सिद्धांत था कि वो कुछ निश्चित धातु ही संकुल यौगिक को बनाते हैं, जबकि अन्य धातुएं नहीं। ये नहीं बता पाए कि कुछ ही धातु संकुल यौगिकों का निर्माण करते हैं, जबकि अन्य धातुएं जो है संकुल धातु यौगिकों का निर्माण नहीं करती हैं। इसमें समझाने में असफल रहे। यह सिद्धांत चुंबकीय गुण यानी यौगिक के चुंबकीय गुण को नहीं समझा पाया और प्रकाशिक गुण की व्याख्या नहीं कर पाया। और अभी बताया गया कि इसमें दिशात्मक लक्षण पाया जाता है। संकुल यौगिकों में दिशात्मक लक्षण पाया जाता है, लेकिन क्यों पाया जाता है, यह सिद्धांत इसको समझाने में असफल रहा। अब आता है संयोजकता आबंध सिद्धांत। संयोजकता आबंध सिद्धांत में होता क्या है? संयोजकता आबंध सिद्धांत में बताया गया है कि जो धातु परमाणु होता है, केंद्रीय धातु परमाणु होता है, वो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाता है। अपनी ऑक्सीकरण संख्या के अनुरूप इलेक्ट्रॉन त्यागा और उस पर धनायन बना लिया। अब वो धनायन बना लिया, और उसमें जब धनायन बनेगा, इलेक्ट्रॉन त्यागा जाएगा, तो कुछ कक्षक रिक्त हो जाएंगे। कुछ कक्षक क्या हो जाएंगे? रिक्त हो जाएंगे। उन्हीं रिक्त कक्षकों में क्या आएगा? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आएगा, और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आकर के उन कक्षकों को क्या करेगा? संकरित कर देगा। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आकर के उन कक्षकों को क्या कर देगा? संकरित कर देगा, और संकरित के बाद क्या हो जाएगा? नए कक्षकों का निर्माण हो जाएगा, यानी कि अतिव्यापन हो जाएगा और नए कक्षक का निर्माण हो जाएगा। अब वहां पर हम लोग देखेंगे कि कैसे नए कक्षकों का निर्माण होता है, और जब कैसे जो लिगेंड होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को फिल कराते हैं, कि यहाँ पर 2 प्रकार का चक्रण पाया जाएगा। कब लिगेंड आंतरिक कक्षक में जाता है और कब लिगेंड बाह्य कक्षक में जाता है। देखिए ये जो आपका कक्षक है 3D वाला, जैसे आप यहाँ पर 3D है, 4s 4p और 4d भी हो सकता है, 4d भी हो सकता है। कभी देखा जाता है कि लिगेंड जो है अंदर वाले में भर जाता है, और कभी देखा जाता है कि लिगेंड जो है बाहर वाले में भर जाता है। अब इसमें देखिए लिगेंड जो है वो इलेक्ट्रॉन को अंदर वाले कक्षक में फिल करा रहा है, तो इसमें जो है लिगेंड क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को बाहर वाले कक्षक में फिल करा रहा है। अब आंतरिक कक्षक संकुल कब होता है और कब होता है बाह्य कक्षक संकुल? अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं परबल और दुर्बल लिगेंड। परबल लिगेंड कौन कौन सा लिगेंड परबल होता है? NCS, PY, NH3, EN, CN और CO। ये लिगेंड क्या होते हैं? परबल। ये क्या होते हैं? दुर्बल लिगेंड होते हैं। देखो परबल और दुर्बल लिगेंड का मतलब क्या होता है, क्यों इनको परबल कहा गया, क्यों इनको दुर्बल कहा गया? अब इस पे दुर्बल पे चर्चा कीजिए। Cl- का नेचर क्या होता है? Cl- का नेचर होता है कि इलेक्ट्रॉन को लेना, या Cl का नेचर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को लेना। लेकिन इसको क्या करना पड़ रहा है? इसको इलेक्ट्रॉन देना पड़ रहा है। इसका नेचर क्या है? इलेक्ट्रॉन को लेना, लेकिन इसको इलेक्ट्रॉन देना पड़ रहा है। अब इसको इलेक्ट्रॉन देना पड़ रहा है, तो क्या उतना मन लगा के इलेक्ट्रॉन को देगा? भाई इसका नेचर ही है इलेक्ट्रॉन को लेना। आपका मन नहीं करता पढ़ाई करने के लिए, और आपको जबरदस्ती कोई पढ़वा रहा है, तो क्या होगा? मन लगा के पढ़ाई करोगे? नहीं कर पाओगे मन लगा के पढ़ाई, क्योंकि आपका नेचर है ही नहीं। इसका नेचर क्या है? इलेक्ट्रॉन लेना, लेकिन इसको लोन पे इलेक्ट्रॉन देना तो पड़ रहा है, तो ये क्या करेगा? बड़ा दुखी मन से लोन पे इलेक्ट्रॉन को देगा कि भैया हम मजबूरी में दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? दुर्बल लिगेंड हो जाएगा। यानी जिन समूहों का नेचर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को लेने का, अगर उनको इलेक्ट्रॉन देना पड़ जाता है
तो क्या हो जाते हैं, वो बड़े दुखी मन से इलेक्ट्रॉन को देंगे। और ऐसे लिगेंडों को क्या बोला जाता है, दुर्बल लिगेंड बोला जाता है। जैसे आई है, इसका भी नेचर इलेक्ट्रॉन लेना, लेकिन इसको इलेक्ट्रॉन देना पड़ रहा है, ये दुर्बल लिगेंड हो जाएगा। Br दुर्बल लिगेंड हो जाएगा। Cl दुर्बल लिगेंड हो जाएगा। F माइनस दुर्बल लिगेंड हो जाएगा। OH माइनस ये भी दुर्बल लिगेंड हो जाएगा। ऑक्सीलेट पर माइनस चार्ज ये भी दुर्बल लिगेंड हो जाएगा। H2O दुर्बल लिगेंड होगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, प्रबल लिगेंड। प्रबल लिगेंड भैया हमको तो इलेक्ट्रॉन देना है, आपका मन ही कर रहा पढ़ाई करने का, हम पढ़ा रहे हैं और मन से पढ़ोगे। जब आपका मन कर रहा पढ़ने का और हम पढ़ा भी रहे हैं तो और मन लगा के पढ़ोगे, लेकिन आपका मन ही नहीं है पढ़ने का और आपको जबरदस्ती पढ़ाया जा रहा है तो उतने मन लगा के पढ़ाई नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर क्या होगा, ये सोच इलेक्ट्रॉन देना ही चाहता है और देना चाहता, कोई कह दिया भैया चलो तुम्हारा पढ़ने का मन है, घर वाले कह दिए चलो भाई बेटा बैठ के पढ़ लो, तो आप क्या करो तुरंत, अरे ठीक है हम कोई काम नहीं करेंगे, चल रहे बैठ के पढ़ लें। लेकिन आपका पढ़ने का मन ही नहीं है तो कोई कह दिया नहीं बेटा चले जाओ बाजार थोड़ा सा सामान लेगा, अरे तुरंत किताब बंद, चलो भगने दो बाजार, हमको तो छुट्टी मिल गई पढ़ने से। तो यहाँ पर क्या होगा, ये प्रबल लिगेंड होगा, इलेक्ट्रॉन को तीव्रता से देगा। अब ये काम क्या होगा, यहाँ पर हम लोग देखते हैं उच्च चक्रण संकुल और निम्न चक्रण संकुल। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं Fe, उसके बाद हो जाता है H2O का हेक्सा, इस पर डबल प्लस चार्ज। अब इसमें आपको बताना है कि ये निम्न चक्रण संकुल होगा कि उच्च चक्रण संकुल होगा, ये निम्न चक्रण संकुल होगा कि उच्च चक्रण संकुल होगा, ये आंतरिक कक्षक संकुल है कि बाह्य कक्षक वाला संकुल बनाएगा ये। अब इसमें इसका संकरण क्या होगा, चलिए तो इसको करने के लिए, पता करने के लिए सबसे पहले हम केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या देखते हैं। तो यहाँ Fe है, Fe की ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी, Fe की ऑक्सीकरण संख्या बराबर हो जाएगी क्या, ये H2O क्या है, उदासीन लिगेंड है, इसकी 0, तो यहाँ क्या हो जाएगी +2 हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, जो केंद्रीय धातु परमाणु है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे तो क्या होगा, Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 4s2 3d6 होगा। ये किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, Fe का। लेकिन ये क्या किया है, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है, तो Fe डबल प्लस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, Fe डबल प्लस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s0 4p0 4d0। भाई घर हमारा है और हमारे घर में 10 कमरे हैं, हम 2 कमरों में रहते हैं, तो क्या 8 कमरे दूसरे खो जाएंगे। घर हमारा है, कमरा हमारा है, हम चाहे रहे या ना रहे। इसके कोष में क्या होता है, चौथे कोष में 4 उपकोष होते हैं। अब वो बता सकते हैं आप लोग, चाहे वो इलेक्ट्रॉन वहां रहे या ना रहे। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, आंतरिक डी वाला बना लेंगे और बाह्यतम के भी डी वाले को बना लेंगे। तो आंतरिक डी वाला बनाएंगे तो क्या होगा, 1 2 3 4 5, फिर यस वाला बनाओगे, फिर क्या बनाओगे, पी वाला बनाओगे, फिर क्या बना लोगे आप लोग, डी वाला बना लेंगे। अब आपके पास क्या है, लिगेंड है, कौन सा लिगेंड है, H2O है। अब H2O को देखिए कितने लिगेंड है, 6 लिगेंड है 6 लिगेंड है आपके पास। अब क्या होगा इसके पास, अब इसमें देखिए डी उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, डी उपकोष में 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब क्या होगा, अब आपका लिगेंड क्या चाहता है, लिगेंड के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसको डोनेट करना चाहता है, देना चाहता है। यहां पर हर लिगेंड के पास 2 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको क्या चाहिए, अच्छा यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है। अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन तो फिल नहीं किया सकता, इसको चाहिए कि हमको ऐसा कक्षक मिल जाए जो पूर्णतया खाली हो, हमको ऐसा कमरा मिले जिसमें कोई रहे ना, हमको 2 लोगों को रहना है, तो पूर्णतया कक्षक खाली मिले। अब आप लिगेंड के बाद सोचेंगे तो लिगेंड कैसा है, लिगेंड दुर्बल है। दुर्बल लिगेंड काम क्या करता है, दुर्बल लिगेंड हुंड के नियम का विरोध नहीं कर पाता है। जो कमजोर लोग होते हैं, नियम कमजोरों के लिए बना हुआ होता है, जो कमजोर लोग होते हैं वो नियम के नीचे दबे हुए होते हैं। ताकतवर लोगों के लिए नियम को तोड़ते रहते हैं। आपके जेब में 100 रुपए है और आप लाल बत्ती को क्रॉस कर दोगे, चलान हो जाएगा, 100 रुपए गया। और जिसके जेब में क्या है, लाखों रुपए है, 100 रुपए का चलान करा लेगा तो क्या कोई प्रभाव पड़ेगा, नहीं प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या होगा,
ये दुर्बल लिगेंड है। अब दुर्बल लिगेंड इन इलेक्ट्रॉनों को युग्मित नहीं कर पाएगा, दुर्बल लिगेंड इन इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं करा पाएगा, यानी हुंड के नियम का विरोध इसके बस की बात नहीं है। तो क्या होगा, इस लिगेंड को जहां कमरा खाली दिखेगा वहीं रहना पड़ेगा, यहां जहां पर इसको कमरा दिख जाएगा वहीं पर रहना पड़ेगा। तो ये देखिए एक कमरा इसको खाली दिखा, इसको दिखा, यहां दिखा, यहां दिखा, यहां दिखा, यहां दिखा। अब ये इस कमरे में चला गया, मुस्कुराओ मुस्कुराओ, आप कहां पर हैं, कक्षक में है। अब ये मुस्कुराने लगा, भाई हमको कक्षक मिल गया। कौन कौन सा कक्षक मिला है, यस मिला है, पी के 3 कक्षक मिल गए हैं, डी के 2 कक्षक मिल गए हैं। तो यहाँ जो संकरण हो जाएगा ये कैसा संकरण हो जाएगा, ये संकरण हो जाएगा यस sp3d2, ये जो संकरण होगा sp3d2 संकरण हो जाएगा। अब आप बताइए ये आंतरिक कक्षक संकुल है कि बाह्य कक्षक संकुल है, ये निम्न चक्रण संकुल है कि उच्च चक्रण संकुल है। अंदर वाला कक्षक भरता तो निम्न चक्रण संकुल, बाह्य वाला कक्षक भर रहा है तो उच्च चक्रण संकुल, अंदर वाला कक्षक भरता तो आंतरिक कक्षक संकुल, बाह्य वाला भरता तो बाह्य कक्षक संकुल। यहाँ भर कौन रहा है, यहाँ बाहर वाला कक्षक भर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, उच्च चक्रण संकुल कहा जाएगा। पहचान लेंगे उच्च चक्रण संकुल की। अब आती है बात जब ये दुर्बल लिगेंड था तब की कहानी है। अब आपके पास एक ऐसा यौगिक है जिसके पास प्रबल लिगेंड है, जैसे NH3 का हेक्सा, इस पर क्या हो गया 2+। अब यहां पर आप लिगेंड को पहले देखो, लिगेंड कैसा है, प्रबल है। अब इसका पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या देखेंगे। तो यहाँ पर केंद्रीय धातु परमाणु कौन है, Fe है। Fe की ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी, Fe की ऑक्सीकरण संख्या, यहाँ पर जो एमीन है आप लोग देखिए NH3 उदासीन होता है और उदासीन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है 0। अच्छा, एक NH3 की 0 तो 6 की क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। अब यहाँ पर कितना आवेश बन रहा है, आवेश बन रहा है 2+, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या 2+ हो जाएगी। अगला स्टेप क्या होगा, Fe का सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लो। Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 4s2 3d6 4p0 4d0। फिर वही बात, भाई घर हमारा है, कमरे हमारे हैं, हम रहे या ना रहे। आपके पास कमरे 10 है और आप 2 कमरे में रहते हो, तो ये नहीं होगा कि 8 कमरे पड़ोसी के हो जाएंगे, आप ही के रहेंगे, आप ही का नाम होगा। तो इसमें चौथे में 4 उपकोष होता है, तो 4p भी हो सकता है, 4d भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन रहे या ना रहे। अब Fe डबल प्लस ऑक्सीकरण संख्या है, इसका मतलब Fe ने क्या किया है, 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया है। तो Fe डबल प्लस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s0 4p0 4d0। क्यों यहाँ 0 हो गया, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है। अब ये आंतरिक कक्षक हो गए और ये क्या हो गए, बाह्य कक्षक हो गए। अब पहले इसकी संरचना बना लीजिए। पहले अंदर वाले में डी वाले में कितना होगा 5 हो जाएगा, फिर कौन सा आएगा यस वाला, फिर कौन सा आएगा पी वाला, फिर कौन सा आएगा डी वाला। इस वाले डी में भी कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। आपके पास लिगेंड कितने हैं, आपके पास लिगेंड है 6। एक 2 3 4 5 6, एक लिगेंड कितना इलेक्ट्रॉन देगा 2। चलिए 2 इलेक्ट्रॉन, एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। हर लिगेंड के पास 2-2 इलेक्ट्रॉन है, किसके लिए, देने के लिए। अब क्या होगा, ये लिगेंड कैसा है, ये लिगेंड देखो, लिगेंड कैसा है, ये लिगेंड है प्रबल लिगेंड। अब प्रबल लिगेंड क्या होगा, प्रबल लिगेंड इलेक्ट्रॉनों को क्या कर देगा, युग्मित करेगा। अब देखिए 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है 6, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन। प्रबल लिगेंड आएगा वो इलेक्ट्रॉनों का क्या करेगा, युग्मन कराएगा। प्रबल लिगेंड के प्रभाव में इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाएंगे। क्यों ऐसा होता है, जैसे आप लोगों के यहाँ कोई रिश्तेदार आता है, रिश्तेदार की कैटेगरी बांट देते हैं आप लोग, बहुत
खास रिश्तेदार और बहुत दूर वाले रिश्तेदार। खास रिश्तेदार आपके यहाँ आने वाले हैं, आपको पता चल गया कि हमारे यहाँ खास रिश्तेदार आ रहे हैं, तो आप क्या करोगे? पूरी तैयारी करोगे। आपका कमरा एसी वाला, अपना कमरा साफ कर दोगे। अरे भैया हमारे खास रिश्तेदार हैं, हमारे अपने कमरे में रहेंगे। दूर वाला रिश्तेदार है, अरे आने दो उसको, तो कमरा खाली रहेंगे, उनको हम बिठा देंगे वहां पर, वहीं सोना है उनको। लेकिन खास वाले आएंगे तो आपको अपने कमरे में ले जाकर उनको सुलाओगे, लिटाओगे। तो यहाँ क्या होगा? कमरा खाली कर देंगे। कब खाली कर देंगे? जब हमारा रिश्तेदार खास होगा, यानी परबल लिगेंड होगा। तो यहाँ पर आपका NH3 कैसा लिगेंड है? परबल लिगेंड है। और परबल लिगेंड है तो ये इलेक्ट्रॉनों को क्या कर देगा? युग्मन करा देगा। जब इलेक्ट्रॉन का ये युग्मन करा देता है तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कहाँ जाकर के फिल हो जाते हैं? जो इसके कोष के ये दोनों उसके ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन थे, वो क्या हो गए? जा करके युग्मित हो गए, यहां पर मिल गए इसको। और जब यहां मिल गए तो ये 2 कक्षक खाली हो गया। जब 2 कक्षक खाली हो गया तो एक लिगेंड इसमें गया, एक इसमें गया, एक इसमें गया, इसमें गया, इसमें गया, इसमें गया। सॉरी, यहाँ पर एक लिगेंड को 2 में डाल दिए। यहाँ पर आपको क्या करना है? अच्छा चलिए, ये वाला लिगेंड इसमें जाएगा, इसमें जाएंगे, ये इसमें जाएंगे, ये वाला इसमें जाएगा, ये वाला इसमें जाएगा, इसमें जाएगा। यानी कि आप लोगों को एक एक लिगेंड के लिए एक एक क्या मिल गए? एक एक ऑर्बिटल खाली मिल गए। यहाँ पर एक एक लिगेंड के लिए, जो ये वाला लिगेंड था पहला लिगेंड, उसके लिए भी एक मिल गया, दूसरे लिगेंड के लिए भी मिल गया, तीसरे लिगेंड के लिए भी मिल गया, चौथे लिगेंड के लिए भी मिल गया, 5वें के लिए और 6वें के लिए, सब के लिए मिल गया। सब लिगेंड मुस्कुरा रहे हैं। अब लिगेंड मुस्कुरा रहे हैं तो आप देखिए, अब ये अंदर वाला कक्षक आया है, तो अंदर वाला कक्षक होगा आंतरिक। इसके पास डी में कितने कक्षक है? 2। यस, पी में कितने हैं? 3। इसका संकरण क्या हो जाएगा? D2sp3। ये निम्न चक्कर संकुल होगा, उच्च चक्कर संकुल? निम्न चक्कर संकुल होगा। आंतरिक कक्षक है तो संकुल है कि बाह्य है? ये आंतरिक वाला है, क्योंकि लिगेंड प्रबल है। तो आप इसमें इसी को हमने किससे सीखा? संयुक्ता आबंध सिद्धांत से। संयुक्ता आबंध सिद्धांत में यही बताया गया कि प्रबल लिगेंड जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन का युग्मन करा देते हैं, जबकि दुर्बल लिगेंड इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं कराते हैं। दुर्बल लिगेंड बाह्य चक्कर संकुल बनाते हैं, जबकि प्रबल लिगेंड क्या करते हैं? आंतरिक चक्कर संकुल बनाते हैं। अगर लिगेंड प्रबल होगा तो आप प्रबल लिगेंड होगा तो अंदर वाला डी कक्षक भाग लेगा संकरण में। अगर लिगेंड दुर्बल होगा तो बाह्य वाला डी कक्षक भाग लेता है संकरण में। अब बात आती है उपसाह संयोजक युग्मकों के लिए क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की व्याख्या। CFT, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, यानी कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। CFT, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत को हम लोग क्या लिखते हैं? शॉर्ट में CFT लिखा जाता है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। यह सिद्धांत पूरी तरह से धातु तथा लिगेंड के मध्य उपस्थित स्थिर वैद्युत अन्योन्य क्रियाओं पर आधारित है। धातु तथा लिगेंड के मध्य स्थित स्थिर वैद्युत अन्योन्य क्रियाओं पर आधारित है। इसके अनुसार जब लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के संपर्क में आता है, जब लिगेंड किसी केंद्रीय धातु परमाणु के संपर्क में आता है तो वह केंद्रीय धातु परमाणु के समान ऊर्जा वाले डिजेनेरेट ऑर्बिटल, समभ्रंश ऑर्बिटल, जिनकी ऊर्जाएं समान होती हैं, समान ऊर्जा वाले डी कक्षकों को असमान ऊर्जा वाले डी कक्षकों में तोड़ देता है। जैसे 5 डी कक्षक है और 5 डी कक्षक है आपके पास। अब इसमें क्या होगा? जब ये लिगेंड आएगा तो इसको कैसे तोड़ेगा? 2 में तोड़ दे, 2 समूहों में तोड़ेगा। एक में क्या हो जाएगा? 2 अलग हो जाएंगे, 3 अलग हो जाएंगे। हो सकता है 3 ऊपर जाए, 2 नीचे आए। तो ये क्या हो गया? डी कक्षक जो है ये समान ऊर्जा वाला है। लिगेंड आया, ये काम क्या किया? इस डी कक्षक को तोड़ दिया। डी कक्षक को तोड़ दिया, 2 और 3 के समूह में तोड़ दिया। जब 2 का समूह होता है तो इसको बोलते हैं EG और इसको बोलते हैं T2G। ये 2 के समूह में टूट गया। एक समूह क्या हो गया? हो सकता है ऊपर गया हो 2, एक आएगा, और नीचे गया हो 3। यहां पर इसका कारण क्या होता है? जब लिगेंड अटैक करता है ना, तो जो डी ऑर्बिटल होते हैं इसमें कुछ कक्षक इसमें कहां स्थित होते हैं? कुछ कक्षक अक्ष पर स्थित होते हैं और कुछ कक्षक अक्षों के बीच स्थित होते हैं।
दो कक्षक अक्ष पर स्थित होते हैं और तीन कक्षक अक्षों के बीच में स्थित होते हैं। लिगेंड का नेचर क्या होता है? ये दो तरह का आक्रमण करता है, एक तो अक्ष पर आक्रमण करता है और एक कहाँ आक्रमण करता है? अक्षों के बीच में आक्रमण करता है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन आ रहा है और धातु के पास पहले से इलेक्ट्रॉन है और वहां से भी इलेक्ट्रॉन आ रहा है। अब आपको पता है इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन से क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। माइनस को माइनस के पास बुलाओगे तो ये जाएगा नहीं, बुलाती मगर जाने का नहीं। प्लस प्लस के पास बुलाओगे तो जाएगा नहीं, कोई न कोई खतरा है, हमको बुला रहा है ये। लेकिन प्लस को क्या दिख जाए? माइनस, हल्का सा इशारा हुआ बस टूट पड़े। तो यहां पर क्या हो जाएगा? जब इसमें आपके केंद्रीय धातु परमाणु में भी क्या है? इलेक्ट्रॉन है। लिगेंड भी क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन ही दे रहा है। तो दोनों के बीच क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। अब प्रतिकर्षण कैसे होगा? प्रतिकर्षण होगा तो जैसे दो ग्रुप में ऑर्बिटल बटा हुआ है, 2 के और 3 के। कुछ कक्षक जो है वो किस पर स्थित है? अक्ष के अक्ष पर स्थित है। मान लीजिए 2 कक्षक अक्ष पर स्थित है और 3 कक्षक कहां पर? अक्ष के बीच में स्थित है। अगर लिगेंड अक्ष पर अटैक करेगा तो इसका किसका प्रतिकर्षण ज्यादा होगा? जो कक्षक अक्ष पर होंगे उसका प्रतिकर्षण ज्यादा होगा। मान लीजिए 5 कक्षक है, 2 कक्षक कहां पर है? अक्ष पर है। लिगेंड अक्ष पर अटैक किया और अक्ष पर अटैक किया तो ये जो अक्षीय कक्षक है, अक्षीय कक्षकों की ऊर्जा में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। ऊर्जा तो सब में बढ़ेगी लेकिन अक्षीय कक्षकों में ज्यादा हो जाएगी। तो ये जो 5 वाला डी ऑर्बिटल है ये 2 ग्रुप में बढ़ जाएगा, 2 और 3 के। इसी को बोलते हैं विपाटन। क्या बोलते हैं? विपाटन। डी ऑर्बिटल का लिगेंड के प्रभाव के कारण 2 समूहों में बंटना क्या कहलाता है? विपाटन कहलाता है। और दोनों की ऊर्जाओं का अंतर क्या कहलाता है? विपाटन ऊर्जा। अब संभ्रंशन, अब मान लीजिए, अब दूसरी बात क्या हो गई? अब लिगेंड जो हो रहा है वो अक्ष के बीच आ रहा है। लिगेंड कहां आ रहा है? अक्ष के बीच आ रहा है। जब अक्ष के बीच लिगेंड आएगा तो जो अक्ष के बीच ऑर्बिटल है उनको उनकी ऊर्जा में क्या होगी? वृद्धि होगी। तो अक्ष के बीच वाले की ऊर्जा वृद्धि हो गई, ये ऊपर चला गया और यहाँ पर ये 2 वाला समूह जो रहेगा वो नीचे रह जाएगा। अब इसको क्या बोलेंगे हम लोग? नीचे वाले को क्या बोलेंगे? Eg, और इसको बोलेंगे T2G। वही चीज बता रहा कि संभ्रंश डी कक्षक असमान ऊर्जा वाले कक्षकों में विपाटित हो जाते हैं, अथवा हम कह सकते हैं कि लिगेंडों के स्थिर वैद्युत क्षेत्र के संपर्क में आने पर केंद्रीय धातु परमाणु के समान ऊर्जा वाले डी कक्षक 2 विभिन्न ऊर्जा स्तरों में टूट जाते हैं। डी कक्षकों का 2 विभिन्न ऊर्जा स्तरों में टूटना क्या कहलाता है? विपाटन कहलाता है। इसके टूटने का कारण क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का प्रतिकर्षण होता है। अक्ष पर स्थित जो वो रहेंगे, कक्षक रहेंगे, अगर अक्ष पर वो आक्रमण कर रहा लिगेंड तो उसका ऊर्जा ज्यादा होगी, और अक्ष के बीच में आक्रमण कर रहा तो अक्ष के बीच वाले की ऊर्जा ज्यादा होगी। अब यहाँ पर 5 ऑर्बिटल था, 5 ऑर्बिटल में क्या हो गया? जब ये लिगेंड आया तो 5 ऑर्बिटल 3 और 2 के समूह में टूट गया। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, Eg 2 ऊपर टूटा और 3 क्या हो गया? नीचे हो गया। डी कक्षकों का यह विपाटन संकुल की ज्यामिति निर्भर करता है, यानी निर्धारित करता है कि संकुल की ज्यामिति क्या होगी। डी कक्षकों का विपाटन 2 समूहों में होता है, T2G। देखिए 5 कक्षक है और इन 5 कक्षों का नाम होता है। पहला क्या होता है? DXY, DYZ, DXZ, DX² - Y², DZ²। इनका नाम होता है। अब इनका देखो 2 ग्रुपों में टूटना होता है, ये 2 ग्रुपों में टूटते हैं और इन्हीं के ऊर्जा अंतराल को ही हम लोग क्या बोलते हैं? विपाटन ऊर्जा बोलते हैं। अब ये क्या कह रहा है आगे? आयन पर उपस्थित आवेश, यहाँ पर 2 ग्रुप में टूटा, इनके मध्य ऊर्जा अंतराल 10dq या λ0 होता है। क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन λ0 लिगेंड तथा धातु आयन पर उपस्थित आवेश से उत्पन्न क्षेत्र पर निर्भर करता है। यानी विपाटन जो है वो उनके आवेश से उत्पन्न क्षेत्र पर निर्भर करता है कि कैसा क्षेत्र है उनका विपाटन वैसा ही होगा। आगे इसमें क्या है? कुछ लिगेंड प्रबल क्षेत्र उत्पन्न करते हैं और विपाटन अधिक करते हैं। कुछ लिगेंड आएंगे प्रबल क्षेत्र उत्पन्न करके उनका विपाटन ज्यादा करेंगे, और कुछ लिगेंड दुर्बल क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, विपाटन कम होता है। मान लीजिए कुछ लिगेंड आए प्रबल क्षेत्र उत्पन्न किया तो इनका विपाटन ज्यादा हुआ, इनका विपाटन कम हो गया। आगे आता है अष्टफलकीय और चतुष्फलकीय की कहानी। अष्टफलकीय और चतुष्फलकीय की कहानी। अष्टफलकीय
किसे कहेंगे? किसकी संरचना अष्टफलकीय होगी? जिसमें समन्वय संख्या 6 होगी, उनकी संरचना अष्टफलकीय होगी। और जिसमें समन्वय संख्या 4 होगी, उसकी संरचना क्या होगी? चतुष्फलकीय होगी। अष्टफलकीय में जो लिगेंड आता है, अष्टफलकीय कहानी देखिए, अष्टफलकीय में जो लिगेंड आता है, उस लिगेंड का अटैक कहाँ होता है? उस लिगेंड का अटैक होता है अक्ष पर। और जब अक्ष पर अटैक करता है तो अक्ष के जो कक्षक है उनका क्या होता है? उनकी ऊर्जा में वृद्धि होती है। अब देखिए 5 था, लिगेंड आया, अक्ष पर अटैक किया, 2 कक्षक अक्ष पर थे, इनकी ऊर्जा बढ़ गई। और चतुष्फलकीय में क्या होता है? लिगेंड जो होता है वो कहाँ अटैक करता है? अक्षों के बीच में अटैक करता है। और जब अक्षों के बीच में अटैक करेगा तो जो अक्ष के बीच में ऑर्बिटल है उनकी ऊर्जा में क्या होगी? वृद्धि। 3 ऑर्बिटल कहाँ होते हैं? अक्ष के बीच में होते हैं। इनकी तीनों ऑर्बिटलों की ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी। T2G और EG 2 ग्रुपों में बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का युग्मन और कैसे होगा? इलेक्ट्रॉन काहे युग्मित हो जाता है और काहे विपाटित हो जाता है? अगर युग्मन ऊर्जा कम है, विपाटन ऊर्जा ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहेंगे? युग्मन करना चाहेंगे। अगर विपाटन ऊर्जा कम है, युग्मन ऊर्जा ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन विपाटित होना चाहेंगे, यानी युग्मित नहीं होकर के इस कक्षक में जाना चाहेंगे, पसंद करेंगे, युग्मित होना पसंद नहीं करेंगे। आगे आता है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की सीमाएं। यह सिद्धांत धातु व लिगेंड की पारस्परिक स्थिर वैद्युत अन्योन्य क्रियाओं पर आधारित होता है, जिसे वास्तविक नहीं माना जा सकता है। यानी कि हम लोग इसको वास्तविक रूप से मान नहीं सकते हैं। लिगेंड की पारस्परिक स्थिर वैद्युत अन्योन्य क्रिया, धातु व लिगेंड के बीच कैसी क्रिया होती है? अन्योन्य क्रिया, और उसी पर आधारित। लेकिन वास्तविक यह सिद्धांत केवल धातु परमाणु आयन के डी कक्षक व उसके विपाटन का अध्ययन करता है। ये लिगेंड के कक्षकों से इसका कोई लेन देन नहीं होता है। क्या कह रहा है कि यह केवल डी कक्षक पर ही है, केंद्रीय धातु के अन्य यस व पी कक्षकों पर यह कोई विचार नहीं करता। यानी केवल इसको क्या दिखता है? इसको केवल डी कक्षक दिखता है, इसको यस और पी कक्षक कहीं दिखाई नहीं पड़ता है। यह सिद्धांत लिगेंड तथा केंद्रीय परमाणु के मध्य आबंध की सहसंयोग प्रकृति का ज्ञान नहीं कराता है। यानी कि इसके द्वारा हमें यह नहीं पता चलता है कि लिगेंड और इसके केंद्रीय परमाणु के बीच जो आबंध बना है वो सहसंयोजी आबंध है कि नहीं है, इसका ज्ञान नहीं करा पाता है। आगे बात आती है समन्वय संख्या 6 के ज्यामितीय समरूपता को प्रदर्शित करने वाले यौगिक का उदाहरण दीजिए। ये आपका क्या रहेगा? ये आपका रहेगा क्या होमवर्क। इसमें 2-4 होमवर्क आप करके दिखाइएगा हमको। आगे सिस और ट्रांस संरचना सूत्र, जो यौगिक था उसका सिस और ट्रांस संरचना सूत्र बनाना था, तो बन गया है वो होमवर्क। क्या करोगे आप लोग? इसका तो NH3 टेट्रा Cl2 का सिस रूप बनाना है और ट्रांस रूप बनाना है। गलती हो गई, आपको लोग दिखाना नहीं था, आप लोग करके ले आते। अब क्या है? उपसह संयोजी यौगिकों के महत्व को समझाइए। उपसह संयोजी यौगिकों का महत्व क्या होता है? सबसे पहला महत्व होता है इसका गुणात्मक विश्लेषण में। दूसरा इसका उपयोग क्या होता है? दूसरा उपयोग होता है सोना और चांदी के निष्कर्षण में। ये आपका क्या है? चांदी है, ये क्या है? आपका सोना है। इसके द्वारा अयस्क से क्या किया जाता है? सोने और चांदी का निष्कर्षण किया जा सकता है। इसमें इसके उपसह संयोजी यौगिकों के द्वारा ही निकिल की शुद्ध अवस्था प्राप्त की जा सकती है। और ये गुणात्मक विश्लेषण आपको बताइए, गुणात्मक विश्लेषण में होता है जो जल की कठोरता होती है उसके भी अध्ययन में किया जाता है। और इसके द्वारा देखिए जैविक प्रक्रियाओं में भी हम लोग इसका उपयोग करते हैं। जैविक क्रियाओं में क्या होता है? हमारा जो हीमोग्लोबिन है ये ऑक्सीजन वाहक होता है। ऑक्सीजन वाहक हीमोग्लोबिन होता है। ये किसका उपसह संयोजी यौगिक है? ये आयरन का है। इसमें केंद्रीय धातु परमाणु के रूप में क्या होता है? आयरन होता है। जो प्रकाश संश्लेषी वर्णक होता है वो क्या? क्लोरोफिल। उसमें केंद्रीय धातु परमाणु क्या होता है? मैग्नीशियम होता है। विटामिन बी, जो विटामिन बी होता है कोबाल्ट युक्त संकुल होता है। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? रक्तअल्प यानी एनीमिया के उपचार में करते हैं। जिंक व संकुल का एक कार्बोक्सीपेप्टिडेज जो एंजाइम होता है क्या है? जिंक का एक संकुल एंजाइम होता है, ये भी उपसह संयोजी यौगिक है। संपक्ष प्लेटिन, ठीक है, ये PTNH3 संपक्ष प्लेटिन कैसे बनेगा? NH3 Cl और Cl। संपक्ष प्लेटिन
का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? कैंसर के उपचार में। ये आपका संपच प्लेटिन है, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? कैंसर के उपचार में किया जाता है। कैल्शियम के संकुल EDTA को लेड की विषाक्त के उपचार में, अगर हमारे अंदर कोई विषाक्त पदार्थ चला गया जो लेड की उपस्थिति के कारण है, तो उसके उपचार में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? EDTA का प्रयोग करते हैं। उपयोग क्या होता है? जीव जंतु में जो होते हैं कॉपर और आयरन की अधिकता हो जाती है, तो उनको भी दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग उपसाह संयोजी यौगिकों का उपयोग करते हैं। और अगर किसी के शरीर में लेड की, कैडमियम की, इन सब पदार्थों की अधिकता हो जाती है, ये विषाक्त पदार्थ होते हैं, इन सब पदार्थों की अधिकता हो जाती है, तो एक संकुल यौगिक है बाल, BAL, बाल। इसका नाम क्या है? इसका नाम है ब्रिटिश एंटील्यूसाइड। इसकी संरचना क्या होगी? CH2 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 OH SH SH। इस यौगिक का प्रयोग करते हैं अगर हमारे बॉडी में निकेल की अधिकता हो गई, कैडमियम की अधिकता हो गई, ये सब विषाक्त पदार्थ है। इन सब की विषाक्त प्रकृति को दूर करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? बाल का प्रयोग करते हैं। इसका बाल का पूरा नाम याद रखिएगा, ब्रिटिश एंटील्यूसाइड, इनका प्रयोग किया जाता है। जो लिखेगा, जो समझेगा वही लिखेगा और वही जीतेगा। तो आप समझिए और बोर्ड परीक्षा में लिखिए और जीत करके आइए, जीत का परचम लहराइए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय बिजनरी।